नमस्कार, मैं ब्रिजेश यादव फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी की श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात एक ऐसे क्राइम केस की करूंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में सुबह का समय था। सुबह के समय कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले थे, तभी उनकी नजर एक जलते हुए सूटकेस पर पड़ती है। वो लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह आखिरकार इस सूटकेस में आग कौन लगा दिया। वो लोग नजदीक जाते हैं तो उसके अंदर एक लड़की भी सूटकेस के साथ आधा जल चुकी है। वे लोग तुरंत घबराकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है। आखिरकार पूरी कहानी क्या थी, आइए इस लड़की की कहानी पूरे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत से। दिन था 2 नवंबर 2023, यानी 2023 का साल खत्म होने वाला था। 11वां महीना का दूसरा दिन यानी 2 नवंबर का दिन था। उसी समय सुबह का 8 बज रहा था। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकले और घूमने जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है और सूटकेस के अंदर आग लगी हुई थी। सूटकेस जल रहा था। लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं उसके अंदर एक लड़की की लाश भी सूटकेस के साथ जल रही है। अब लोग सोचने लगे, तरह तरह की बातें मन में आने लगी कि आखिरकार इस लड़की को जलाकर इस सुनसान जगह पर कौन चला गया। वो लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और मौके पर पुलिस की टीम पहुंचती है और जांच और छानबीन शुरू करती है। पहले तो पुलिस और सिसाना गांव के आसपास के क्षेत्रों में सारा सर्च ऑपरेशन चलाती है कि लड़की है कहाँ की। आपको बता दें, सिसाना गांव के पास ये सूटकेस जलता हुआ मिला है और बाजू में एक शमशान घाट भी है जहां पर बॉडी जलाई जाती है। अब यहाँ पर बॉडी लाकर जलाना यानी ये कोई बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। अब पुलिस की टीम, क्योंकि बॉडी पूरी जल चुकी है, थोड़े बहुत पार्ट्स बचे हुए हैं, कुछ हाथ बचे हैं, कुछ पैर बचे हैं और जो चेहरा है काफ़ी ख़राब है, फिर भी पुलिस हाथ पैर और कपड़े का फ़ोटो बाकायदा खींचती है और सोशल मीडिया का सहारा लेती है। सोशल मीडिया पर अब इस फोटो को सर्कुलेट करती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन, ये जल रही लड़की कहाँ की है, बागपत की है कि किसी बाहर की जिले की है। अब पुलिस को 24 घंटे इस केस में बीत जाते हैं। सोशल मीडिया पर पूरे फोटो को सर्कुलेट करती है, हर थाने को इस फोटोज को भेजती है, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस इस बॉडी को मॉर्चरी में रखवा देती है, यानी मुर्दा घर के अंदर इस लड़की की बॉडी को, जो बची खुची बॉडी है, उसे रखवा देती है पहचान के लिए। धीरे धीरे 48 घंटे का समय बीत गया, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस सारे जो भी थाने हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिस स्टेशन है, सभी से मिसिंग कंप्लेन मंगाती है कि कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। लेकिन मिसिंग कंप्लेन तब तक जांच करती है पुलिस, तब तक उसी मॉर्चरी, उसी मुर्दा घर में एक आदमी पहुंचता है। उस आदमी का नाम था संदीप चौहान। पुलिस वो घबरा घबरा कर मुर्दा घर में पहुंचता है, घबराया हुआ। पुलिस उससे पूछती है क्या हुआ, तो बताता है कि जो लड़की मिली है, जो अनजली लड़की मिली है, उस लड़की को मैं देखना चाहता हूँ। पुलिस की जो टीम है उसे उस मुर्दा घर, उस बॉडी के पास ले जाती है। तो उस बॉडी को पहले तो ध्यान से देखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। तो बॉडी के जो कपड़े हैं, कपड़े को देखता है और धीरे उसके हाथ पर देखता है। हाथ के जो कड़े हैं, जो पहरी है, जो गहने पहरी है, उस पर नजर डालता है। तब वो रोते हुए बोलता है, ये तो मेरी बहन है मनीषा। फिर पुलिस किसी तरह उसे शांत करती है और कुर्सी पर बैठाती है और बैठाने के बाद पूछताछ शुरू करती है। अब वो रोता हुआ बताता है कि मेरी बहन को किसने मार दिया, बस उसके मन में एक ही सवाल था। अब पता चलता है कि ये इसका चचेरा भाई है। चचेरा भाई, आपको बता दें, चचेरा भाई संदीप चौहान नाम है इसका, और इस लड़की का नाम मनीषा चौहान है। मनीषा चौहान के पिता हर्षवर्धन चौहान, वह दिल्ली के नोएडा, यानी जो उत्तर प्रदेश में ही आता है लेकिन दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा सेक्टर 39 में एक 4 करोड़ के घर में रहा करते थे। और जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन उसके पिता, 2011 में मनीषा के पिता की मौत हो गई। अब मनीषा अपने भाई के साथ अपनी नोएडा सेक्टर 39 में रहती थी। अब उस घर में रहते रहते धीरे धीरे लंबा समय बीत गया। अब जो मनीषा का भाई है उसकी भी शादी हो गई, जिसका नाम है मनीष, उसकी भी शादी हो गई। मनीषा अपने भाई मनीष के साथ रहती थी। और ये संदीप चौहान है जो इसकी बॉडी की पहचान किया है, इसका नाम है संदीप चौहान, जो इसका चचेरा भाई है। अब पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिलता है कि हुआ क्या था मामला।
मनीषा को कौन मार सकता है? एक सीधी सादी लड़की क्या करती थी? अब जो संदीप चौहान है चचेरा भाई, अब उससे पुलिस बायोडेटा निकालती है मनीषा का कि मनीषा करती क्या थी। तो पुलिस से पूछताछ में पता चलता है कि मनीषा एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करती है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है और उसे अपना गुजारा करती थी। अब पुलिस को ये बड़ी जानकारी हाथ लगती है कि मनीषा काम करती थी। तब संदीप से और पुलिस पूछताछ करती है। तो पुलिस ये पूछती है कि कब से गायब है तुम्हारी बहन? तो बताता है कि 1 नवंबर को ही वो लापता हो गई थी। मेरे पास कई कंपनी के फोन आया कि मनीषा अभी तक कंपनी आई नहीं है, मनीषा कहाँ है। फिर कंपनी से फोन आने के बाद ये मनीषा को खोजने मनीष के घर गया, यानी मनीषा के ही घर। उसके भाई से पूछा, उसकी भाभी से पूछा, भाभी शिखा से पूछा, भाई मनीष से पूछा, लेकिन दोनों ने तरह तरह की बातें बताया कि मनीषा तो नहीं है। अब फिर उसकी भाभी बोलती है किसी के साथ भाग गई होगी मनीषा। इस तरह की बातें जब संदीप सुना तो उसे अच्छा नहीं लगा। अब संदीप अपनी बहन मनीषा को खोजने लगा। संदीप तो चचेरा भाई है। अब वो खोजने लगा, लेकिन अचानक उसकी नज़र सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी, और सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी तो उसे अंदेशा हो गया कहीं ये मेरी बहन तो नहीं, और वो मुर्दा घर पहुंचा और पुलिस से कांटेक्ट हुआ। अब आखिरकार मनीषा का हत्यारा कौन है? मनीषा को इस तरह बेरहम होकर उसे मारकर उसको कौन जला रहा था सूटकेस के अंदर? उसके पीछे कौन हो सकता है? अब पुलिस क्या करती है, जहां पर बॉडी मिली है सुनसान जगह पर, अब उस जगह का पुलिस क्या करती है, सीसीटीवी खंगालती है उस रोड का। उस रोड से जितने भी गाड़ियां गुजरी हैं या आसपास के उस क्षेत्र का, उस 2 नवंबर के दिन का पूरा सीसीटीवी खंगालती है, पूरे दिन का, कि उस समय कौन आया, ये बैग को रखकर कौन गया। तो पुलिस को इस केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, यानी कोई बड़ी लीड नहीं मिल रही थी। क्या होता है कि केस के अंदर पुलिस का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि कुछ तो ब्रेक थ्रू मिले, कि इस केस को ओपन किया जाए, किसी के ऊपर शक हो। लेकिन इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं था। अब पुलिस पूरा एक दिन का सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को एक संदिग्ध गाड़ी मिलती है। गाड़ी हरियाणा की थी। अब पुलिस हरियाणा को पुलिस उस गाड़ी का डिटेल निकालती है आरटीओ से, और ऑनर का पता करती है तो पता चलता है गाड़ी हरियाणा की पानीपत की है। पुलिस पानीपत जाती है जहाँ पर ये गाड़ी पुलिस को मिल जाती है। तो पता चलता है कि पानीपत में मनीषा की जो भाभी है शिखा, यानी उसके भाई की पत्नी शिखा का घर इसी पानीपत में है, और ये गाड़ी भी उसी के परिवार की है। पुलिस को एक बड़ी लीड और एक बड़ा ब्रेक थ्रू हाथ लगा। अब पुलिस इस कड़ी को कड़ी जोड़ने लगी। अब पुलिस क्या करती है कि चुपचाप तरीके से, यानी एक साइलेंटली, जो शिखा है और जो मनीष है, जो उसके सगे भाई हैं मनीषा के, दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर का कॉल डिटेल निकालती है और लोकेशन ट्रेस करती है। जब लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि बागपत में ही दोनों का लोकेशन था। उस दिन नोएडा के अंदर लोकेशन नहीं था, यानी शिखा भी और मनीष का दोनों का नंबर बागपत में 2 नवंबर को था। अब पुलिस को एक बड़ी लीड हाथ लगने के बाद तुरंत पुलिस पहुंची और मनीष और शिखा को गिरफ्तार कर लिया। मनीष और शिखा को गिरफ्तार करने के बाद अब सवाल जवाब शुरू होता है। सवाल जवाब पुलिस को करना ये था कि मनीषा को क्यों मार दिया। एक सीधी सादी लड़की जो अपने इनका पैसा तक नहीं लेती थी, वो जाती थी, खुद काम करती थी, खुद के पैसे से घर चलाती थी और खाती और पीती थी, किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। पुलिस को अब कहानी एक बड़ा और एक खौफनाक सच सामने आता है, जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े गए हो गए, वहां के मौजूद पुलिस कर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए जब कहानी सामने निकल कर आई। जो उसका खुद का भाई है, सगा भाई मनीष, और उसकी खुद की भाभी जो है शिखा, इन दोनों ने जब कहानियां बताई, वो कहानी ये थी कि जो शिखा है वो किसी और लड़के से प्यार करती है। शिखा पवन चौहान नाम के एक लड़के से प्यार करती है जो बागपत में रहता है। दोनों लंबे समय से प्यार करते थे, लेकिन शिखा की शादी मनीष के साथ हो जाती है। मनीष के साथ हो जाती है। अब मनीष के साथ हो जाने के बाद फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं, यानी पवन अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों का प्यार दिल में जिंदा रहता है। अब दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते थे, लेकिन क्या करें, शादी हो चुकी थी। घर पर शिखा के घर पर आ नहीं सकता पवन, लेकिन अब उसका दिल मानता नहीं था। तो धीरे धीरे किसी तरह शिखा के घर जाने लगा, दोस्त बनकर, मेहमान बनकर, पहचान बनकर धीरे धीरे शिखा के घर जाने लगा। शिखा के घर जब पवन जाने लगा तो उसे कई बार उसका पति भी देखा जो मनीष है। तो उसे कुछ
अटपटा नहीं लगा, दोनों बातचीत भी किए, बातचीत करते थे और वो रहता भी था घर पर, कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों को। लेकिन कभी मनीष सोचा नहीं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो ननद है शिखा, यानी मनीष की बहन मनीषा, मनीषा को इन दोनों की एक्टिविटी पर शक होने लगा, यानी जो दोनों जो करते हैं, जो दोनों की बातचीत है, जो दोनों का लगाव है, उस पर शक होने लगा। क्योंकि वो भी एक होशियार लड़की थी मनीषा, तो ये समझ चुकी थी ये दोनों का अफेयर है और ये कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो मनीषा भी साइलेंटली तरीके से इनको वॉच करती रही, वेट एंड वॉच के पोजीशन में रही और लगातार लंबे समय से इन्हें गौर कर रही थी। तो मनीषा क्या करती है कि इनका फोटोज और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है कि दोनों मिलते हैं, कुछ जो भी है आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो कुछ भी इनका रिकॉर्ड कर लेती है और इन्हें रोकने और टोकने लगती है, यानी जो उसकी भाभी है शिखा उसे समझाने लगती है। समझाने के बाद पुलिस उन्हें बकायदा बताती है कि पुलिस को बकायदा बताती है कि वो बार बार टोकती थी। वो बताती है कि वो मेरी ननद नहीं दुश्मन थी, शिखा ऐसा बताती है। शिखा बताती है कि वो बार बार मुझे रोकने लगी, टोकने लगी, डांटने लगी और ये सब करने से रोकने लगी और उसे वो नागवार गुजरा। अब आखिरकार जब पत्नी को नागवार गुजरा तो आखिरकार पति, उसका भाई, मनीषा का भाई कैसे इन्वॉल्व हो गया इस केस में, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। अब एक और केस, एक और कहानी सामने निकल कर आती। कहानी ये थी कि जो हर्षवर्धन थे इसके पिता मनीषा के, उसका नोएडा सेक्टर 39 में एक 4 करोड़ का घर है और वो घर मनीषा के नाम पर उसके पिता करके चले गए और वो पेपर पर साइन नहीं करती है, यानी मनीष जब पेपर पर साइन करवाना चाहता है तो वो साइन नहीं करती है और उसे वो काफ़ी गुस्सा आता है। उसी का बदला लेने के लिए मनीषा को मारना चाहता था और शिखा भी गुस्से में ही रहती थी, यानी उसकी पत्नी भी, और ये दोनों जान के दुश्मन बने थे। लेकिन पवन को लेकर जो मनीषा थी, दोनों के बीच विवाद होता था। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। खौफनाक प्लान के तहत क्या करते हैं कि पवन इनके घर आता है और फिर पवन को लेकर मनीषा झगड़ा करने लगती है। मनीषा जब झगड़ा करने लगती है तब ये लोग क्या करते हैं कि तीनों मिलकर गला घोट देते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। मौके पर मौत हो जाने के बाद उसकी बॉडी को सूटकेस के अंदर भरते हैं। सूटकेस के अंदर भरने के बाद और फिर कार लाते हैं, कार के अंदर भर के बॉडी को बागपत के लिए रवाना हो जाता है पवन और ये तीनों। रवाना होने के बाद वहां पर एक सुनसान जगह पर, एक शमशान घाट के पास बैग को फेंक कर आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद फिर पुलिस को कुछ लोग मिलते हैं जो देखते हैं सूटकेस को और इन्फॉर्म करते हैं और एक पूरी कहानी सामने निकल कर आती है। सोचिए, एक सगा भाई प्रॉपर्टी के लिए, 4 करोड़ के घर के लिए अपनी बहन का दुश्मन बन गया। जो उसकी पत्नी थी वो दूसरे अफेयर, अपने आशिक के लिए परेशान थी, वो भी एक दुश्मन थी। लेकिन खुद का भाई भी दुश्मन बन गया और खुद का भाई ये तक सौदा कर लिया कि अगर सक्सेस हो गया तो मैं पवन को माफ कर दूंगा और पवन दूसरी शादी भी कर सकता है शिखा से, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी तब। इस केस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।